हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज बात करेंगे एक बड़े ही कॉमन टॉपिक के बारे में, डिप्रेशन। लेकिन उसमें हम बात करेंगे डिप्रेशन के इलाज के बारे में, मैनेजमेंट ऑफ डिप्रेशन। हमने पहले डिप्रेशन पे वीडियोस बनाए हैं, कई बनाए हैं। उसमें हमने समझाया है कि डिप्रेशन होता क्या है, लेकिन आज स्पेसिफिकली हम उसके इलाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हम बहुत कॉमनली सुनते हैं ये वर्ड डिप्रेशन, कि आज मैं बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, आज मैं बड़ी डिप्रेस फील कर रही हूँ। तो क्या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें जो हमें स्ट्रेस आता है किसी भी तरह का, क्या वो डिप्रेशन है? तो डे टू डे स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन नहीं होता है। डिप्रेशन के कई क्राइटेरियाज होते हैं। हमने अपनी डिटेल्ड वीडियो में ये सारा समझाया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगर किसी इंसान को 2 हफ्ते के लिए, लगातार 2 हफ्ते रोज इस तरह के सिम्टम हो कि मन का उदास रहना, काम में मन ना लगना, जिन कामों को वो पहले बहुत इंटरेस्ट से करता था वो नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा थकान रहना, नींद कम आना या ज़्यादा आना, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, चिड़चिड़ापन रहना, सुसाइडल थॉट्स आने, गिल्ट रहना, होपलेसनेस रहना, वर्थलेसनेस रहना, और ये सारी चीज़ें 2 हफ्ते के लिए रहें और इसके साथ उनका सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन भी हो। काम पे जाना बंद कर दे, मिलना जुलना बंद कर दे, ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम उसको डिप्रेशन लेबल कर सकते हैं। तो ये तो हमने थोड़ी बात की कि डिप्रेशन होता क्या है। अब इस वीडियो में हम जो ज़्यादा बात करना चाहते हैं वो ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अब ट्रीटमेंट पे आने से पहले हमें थोड़ा ये भी पता होना चाहिए कि इसके कारण क्या होते हैं। वो भी हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि कारण क्या होते हैं। 3 लेवल पे इसके डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। पहला है बायोलॉजिकल। दूसरा है साइकोलॉजिकल, ठीक है, और तीसरा है सोशल। थोड़ा समझते हैं कि इन तीनों लेवल्स पे कारण होते हैं डिप्रेशन के, और उन्हीं को टारगेट किया जाए तो उसका हम ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकते हैं। पहला बायोलॉजिकल जो कारण है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। आपने सुना होगा शायद सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, ब्रेन में इनका बैलेंस जो है वो थोड़ा बिगड़ जाता है, उस वजह से डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है, इनके इम्बैलेंस की वजह से भी हो जाता है। जो लोग हाइपोथायराइड हैं, जिनमें TSH लेवल बढ़ जाता है और वेट गेन भी होता है, उनमें अक्सर मूड के सिम्टम्स या डिप्रेसिव सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। और जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है कि अगर परिवार में किसी और को इस तरह की प्रॉब्लम रही है तो आगे बच्चों में भी हो सकती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल लेवल पे। साइकोलॉजिकल लेवल पे ये है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स कैसे हैं। कई बार कोई इंसान है वो हमेशा खुद को बहुत नेगेटिवली सोचता है, उसकी सेल्फ इमेज अपने को लेके बहुत नेगेटिव होती है, हर दुनिया को लेके बहुत नेगेटिव होती है, वो बड़ा होपलेस सा होता है। उसके थिंकिंग पैटर्न्स जो हैं वो इस तरह के डेवलप हो जाते हैं कि वो हमेशा इस तरह लो ही फील करता है, लो मूड फील करता है। या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कुछ लॉस ऑफ लव्ड वन हुआ, किसी की परिवार में किसी की मौत हो गई, ब्रेकअप हो गया, या किसी के साथ रेप हो गया, किडनैपिंग हो गई, इस तरह के जो लाइफ के ट्रॉमास होते हैं, या चाइल्डहुड ट्रॉमा किसी के साथ हुआ है, चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज़ किसी के साथ हुआ है, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी फैक्टर्स हैं डिप्रेशन के कारणों में। और लो कोपिंग स्किल्स, आपको डील नहीं करना आता है जब आपका मूड ठीक नहीं होता है, या आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि आप चीज़ों को डील ही गलत तरीके से करते हो, तो वो भी कारण हो सकते हैं। तीसरा है कि आपके रिलेशंस, अब हम सोशल कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि उसमें है आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है,
टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रह रहे हो, आपकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही है ना, आपके घर का माहौल ठीक नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, पेरेंट्स जो हैं या आपके फादर जो हैं वो अल्कोहल लेते हैं, उस वजह से घर में झगड़ा रहता है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपको, तो ये सारे कारण हैं जिन वजह से डिप्रेशन होता है। अब हम ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे, हम ट्रीटमेंट की बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ट्रीटमेंट में है वो क्या होनी चाहिए, हम इन तीनों कारणों को लेके चलेंगे साथ में, जो हमने अभी ये जो मॉडल हमने एक समझा है डिप्रेशन का, इसको बायो साइको सोशल मॉडल भी कहते हैं डिप्रेशन का, ठीक है। इन तीनों को हम साथ लेके चलेंगे। तो पहली चीज जो है वो है डायग्नोसिस। हम अब ट्रीटमेंट की बात करने लगे हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है किसी को, कोई हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाए, उसके सारे सिम्टम्स को देखा जाए, ड्यूरेशन क्राइटेरियाज को देखा जाए कि कितना टाइम हो गया ये सारे सिम्टम्स को रहते हुए, उसकी फैमिली से बात करी जाए। तो उस हिसाब से सारे सिम्टम्स को देखते हुए पहले तो डिप्रेशन का एक डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी है। देखिए डिप्रेशन जो है वो एक ट्रीटेबल कंडीशन है। अगर हमने एक बार डायग्नोस बना लिया है और हमें पता है कि कोई इंसान इस बीमारी से ग्रस्त है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है और बड़े अच्छे से पॉसिबल है। डिप्रेशन विल पावर की कमी नहीं है, विल पावर की कमी नहीं है, ये समझना है। कि हम कहते हैं कि इसमें तो विल पावर की कमी है, शायद ये खुद कोशिश नहीं कर रहा है उस चीज़ से बाहर आने की, ऐसा नहीं होता है। जब किसी को ये इलनेस होती है, उसके क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तो वो नहीं कर पाता है, वो नहीं समझ पाता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, वो बस उदास रहता है। तो पहली चीज़ तो हो गई डायग्नोसिस, अच्छे से हमने ये पता कर लिया कि हाँ डायग्नोसिस है। अब इसमें आता है डायग्नोसिस के बाद जो आएगा वो आएगा मेडिसिन्स। मेडिसिन्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने बात करी कि अगर बायोलॉजिकल लेवल देखें इसका तो केमिकल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं। अब केमिकल है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, इनका इम्बैलेंस हो जाता है। ज़्यादातर में क्या होता है कि सेरोटोनिन कम हो जाता है। तो कुछ मेडिसिन है जिनको हम कहते हैं SSRIs या SNRIs। ये जो मेडिसिन है ये क्या करती हैं, हम मोटा मोटा ही समझेंगे। ये सेरोटोनिन को बढ़ाने का काम करती है, ये नॉरएपिनेफ्रिन को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि ये ज़्यादातर कम हो जाते हैं ये लेवल्स डिप्रेशन में। तो इस तरह की मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है जिससे, और ये काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है ना, जो ये तो आपने सुना ही होगा कि एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये लेने नहीं चाहिए, ये हैबिट फॉर्मिंग होते हैं, ये छूटते नहीं है बाद में, ऐसा नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट्स दे आर वेरी इफेक्टिव मेडिसिन, इन पे पूरी रिसर्च हो रखी है, पूरी दुनिया में इनको यूज़ किया जाता है, लेकिन कैसे यूज़ किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए कोई एंटी डिप्रेसेंट आप एक बार डॉक्टर से लिखवा लिया और बाद में आपने केमिस्ट से लेना शुरू कर दिया, अब आपने डॉक्टर की सलाह तो ली नहीं, उसको लेना शुरू कर दिया, आप इनडेफिनेटली उसको लेते रहे अपनी मर्जी से, कई महीने लिया, फिर अपनी मर्जी से एकदम से छोड़ भी दिया। तो ये गलतियां नहीं हमने करनी है इसमें, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट्स का जो इफेक्ट है उसको शुरू होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। 10 से 15 दिन लग जाते हैं, उसके बाद उसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। बहुत लो डोजेज में भी आपको उसका इफेक्ट दिख जाता है अगर आप अच्छे से लें, रेगुलरिटी से लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप इनको एकदम से छोड़ें मत। और इसका जो कोर्स है, अगर किसी को डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है तो 6 महीने से लेके 9 महीने तक ये दवाई खानी पड़ सकती है, ये आपको खानी पड़ेगी अगर आपको डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो दोबारा से हो जाएगा। अब अगर कोई, हमें ये भी पूछा जाता है कि अगर 9 महीने खा लेंगे तो दोबारा तो नहीं होगा। इसमें 100% प्रेडिक्ट नहीं किया जाता है फ्यूचर एपिसोड्स को, क्योंकि वो सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल पे नहीं है, वो इन सब लेवल्स पे है। अगर लाइफ में फिर से कोई स्ट्रेस आता है, कोई बड़ा स्ट्रेस आता है, आप अपने कोपिंग स्किल्स को अभी नहीं डेवलप कर पाए हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर पाए हैं, घर का माहौल चेंज नहीं हुआ है, तो दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप 6 से 9 महीने का कोर्स लेते हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं
कि आपको दोबारा हो। और ये हैबिट फॉर्मिंग बिल्कुल भी नहीं है ये मेडिसिन, ठीक है। तो ये तो है जो हम दवाई ले सकते हैं, इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन भी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हमें पता लगा है कि थायराइड की प्रॉब्लम है किसी को, हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें थायरॉक्सिन भी काम आ सकती है। या कोई किसी विटामिन B12 है जैसे, उसकी कोई कमी है, उस वजह से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, या किसी और मेडिकल रीज़न की वजह से, तो उसमें जो मेडिसिन है वो भी हमें यूज़ करनी पड़ सकती हैं। ये तो हुआ मेडिसिन का कि दवाइयाँ काम करती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इलाज का। इसके बाद का अभी हम इस इलाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने दवाइयों की बात की वो बायोलॉजिकल लेवल को ठीक करने की बात की कि हम हार्मोन्स और केमिकल्स को ठीक कर रहे हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल लेवल पे प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो इसमें काउंसलिंग या साइकोथेरेपी ये काम आती है। इसके लिए काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो अलग से इस चीज़ को डील करते हैं। साइकेट्रिस्ट खुद भी काउंसलिंग कर देते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा पेशेंट्स होने की वजह से वो उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हमारे पास साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं जो काउंसलिंग सेशंस करते हैं, जिसमें CBT एक टेक्निक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है। हमने बात करी थी कि इसमें थिंकिंग पैटर्न्स जो हैं वो इंसान के नेगेटिव हो जाते हैं, तो उन थिंकिंग पैटर्न्स को पहचाना जाता है, फिर उसके हिसाब से बिहेवियर को चेंज किया जाता है, और उसकी जो खुद को लेके या लाइफ को लेके या दूसरों को लेके धारणा है उसमें थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करी जाती है, जिससे इसको ठीक किया जाता है। ज़्यादातर केसेस में मेडिसिन्स और काउंसलिंग ये दोनों हों तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहता है रिकवरी में, बहुत अच्छे से रिकवरी पॉसिबल हो पाती है। तो इन दोनों का अपना अपना रोल है। कई केसेस में हम कहते हैं कि सिर्फ मेडिसिन ले लो, ऐसा नहीं है। अगर काउंसलिंग साथ में होगी तो बहुत अच्छा रहेगा रिकवरी के लिए। हाँ, बहुत माइल्ड केसेस हो तो मेडिसिन के बिना भी काम चलाया जा सकता है। तो इसी तरह उनके लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके बारे में अच्छे से उसको समझाया जा सकता है कि किस तरह से आपको कोप करना है, ठीक है। तो काउंसलिंग का रोल है, मेडिसिन का रोल है। अब हम बात करते हैं उसके लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में। लाइफस्टाइल को चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा थोड़ा जिस काम में उसका मन पहले बहुत ज़्यादा था अब नहीं लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जाए। थोड़ा जैसे उसका अगर नहाने का दिल नहीं कर रहा है तो कोशिश की जाए थोड़ी सी कि वो एक स्टेप ले, एक दिन नहाने की कोशिश करे, फिर थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करे। तो इस तरह के स्टेप टू स्टेप अप्रोच हम इसमें ले सकते हैं। उसका खाना पीना ठीक रहे। कई बार क्या होता है, पेशेंट अल्कोहल का सहारा लेता है, स्मोकिंग का सहारा लेता है, या ड्रग्स का सहारा लेना लग जाता है, ड्रग्स का सहारा लेने लग जाता है। तो उस चीज़ से उसको रोका जाए, उसको समझाया जाए। इसके साथ ही उसकी फैमिली को साथ बिठाया जाए। फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली को ये समझाया जाए कि उसको ये नहीं बोलना है कि तू पॉजिटिव सोचा कर, चिल कर, डिप्रेशन कुछ नहीं होता। ये तो विल पावर की बात होती है। ये सारा कुछ कहते हैं ना हम, कोई डिप्रेस हो तो हम कहते हैं यार तू पॉजिटिव सोचा कर, टेंशन मत लिया कर, चल आ घूम के आते हैं कहीं पे, चल 2-3 दिन पहाड़ों में चले जाते हैं। और यार डिप्रेशन कुछ नहीं होता, ये तो विल पावर की बात होती है। ये नहीं कहना है, बिल्कुल नहीं कहना है, ठीक है। इससे उसको और ज़्यादा गिल्ट होगी। जो पेशेंट है उसको ये लगेगा कि उसको तो जीना नहीं आता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं कहनी है। इसमें एक और चीज़ है कि थॉट जर्नलिंग होती है कि वो अपने थॉट्स को लिख सकता है, रिकग्नाइज कर सकता है और उनमें इस तरह से चेंज किया जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें बायोलॉजिकल लेवल पे हम ठीक कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे जो हमने अभी फैमिली सपोर्ट की बात की उसमें वो चीज़ें आ जाती हैं कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल है और ये चीज़ें नहीं कहनी है फैमिली को। इसके बाद ये चीज़ें हो गई, हमने मेडिसिन को डिस्कस कर लिया, हमने काउंसलिंग को डिस्कस कर लिया, हमने फैमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ये सारी बात कर ली। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलैप्स प्रिवेंशन। अब ठीक हो गया, मान लो पेशेंट 2 महीने में रिस्पॉन्ड कर गया, बहुत बढ़िया, उसकी रिकवरी हो गई, उसके घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं छोड़ दे दवाई, कोई बात नहीं, अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होता क्या है कि पेशेंट बहुत जल्दी एब्रप्टली दवाई को छोड़ देते हैं, एकदम से छोड़ देते हैं। अब कोई भी चीज़ है, हम शरीर को कोई भी चीज़ दे रहे हैं, मान लीजिए आप 6 रोटियां रोज़ खा रहे हैं या 8 रोटियां रोज़ खा रहे हैं, तो ये थोड़ा होगा कि आपने अगर उनको कम करना है तो आप 6 की 6 अगले दिन ही छोड़ दोगे। तो दवाई को छोड़ने का भी एक तरीका होता है, इसको कहते हैं ग्रेजुअल टेपरिंग, कि धीरे धीरे डोज कम करके दवाई को छोड़ा जाता है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एकदम से दवाई छोड़ देंगे बिना डॉक्टर की सलाह से तो रिलैप्स हो सकता है। रिलैप्स माने वो फिर से बीमारी सामने आ जाएगी और इंटेंसिफाई होकर सामने आएगी, बढ़ के सामने आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने समझना है, रिलैप्स को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने एकदम से दवाई को नहीं छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर आप समराइज करें तो यही है कि पहले डायग्नोसिस होना चाहिए, फिर मेडिसिन का रोल आता है जिसमें SSRI SNRI देने चाहिए, फिर साइकोथेरेपी है, काउंसलिंग है जिसमें CBT है, लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और रिलैप्स को प्रिवेंट करना भी इंपॉर्टेंट है, दवाई को एकदम से छोड़ना नहीं है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको सारा आज डिप्रेशन की मैनेजमेंट के लिए समझाया है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह का कोई भी इंसान अपने आसपास में दिखे जिसको इस तरह के सिम्टम्स हैं, उसको आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। ऐसे ही अपने आप कुछ भी मत कह दें, कुछ भी केमिस्ट से लेके इलाज मत ले लें, डॉक्टर के पास लेके जाएं, उनकी सलाह लें। तो बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिससे इनको ठीक करा जा सकता है और पूरी तरह से ठीक करा जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को ये नॉलेज हम दे सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।